आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। मिथिलांचल ने नवंबर महीने में मुख्यमंत्री को कुशेश्वर स्थान सीट पर जीत का तोहफा दिया था और ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भी क्षेत्र के लोगों को इस जीत के बदले कुछ न कुछ जरूर देंगे। शुक्रवार को कमला नदी पर बराज का शिलान्यास कर उन्होंने मिथिलांचल को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलांचल के लोगों से किया अपना वादा पूरा कर दिया। शुक्रवार को सीएम ने कमला बराज का शिलान्यास कर मिथिलांचल को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मिथिलांचल के लोगों का दर्द कम होगा, किसानों को बाढ़ से राहत मिलेगी। 405 करोड़ की लागत से बन रहे प्रोजेक्ट के पीछे सीएम नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा का दिमाग है। बाढ़ से मिथिलांचल नहीं होगा बेहाल। कमला बराज से बदलेगी किस्मत। मिथिलांचल को मुख्यमंत्री का तोहफा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जैसे ही जयनगर के डीबी कॉलेज ग्राउंड में उतरा, मिथिलावासियों की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी। डीबी कॉलेज मैदान जयनगर मधुबनी में हो चुका है, क्योंकि ये सीएम नीतीश कुमार का कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि वो आए थे मिथिलांचल से किए अपने वादे को पूरा करने। ये मिथिलांचल को मुख्यमंत्री का तोहफा है। ये मिथिलावासियों को सीएम नीतीश कुमार का रिटर्न गिफ्ट है। सीएम के इस तोहफे से अब मिथिला की धरती की किस्मत बदलने वाली है। हर साल आने वाली बाढ़ से अब लोग बेहाल नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलावासियों को कमला नदी पर बराज का तोहफा दिया है। कमला नदी पर जो बराज निर्माण का काम है वो शुरू कर रहे हैं। जो बियर था, हम लोगों ने तो पिछली बार ही देखा, वो बियर तो पहले बना है 70 में, तो उस समय तो ठीक बना, लेकिन अब जिस तरह से इसमें फ्लो पानी का बढ़ता चला जा रहा है, और पानी का फ्लो तो बढ़ता ही है, जल का स्तर जो है नदी का तो और ऊंचा होता चला जा रहा है ना। तो जब बना आज से 50 साल पहले, तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये हम लोगों ने पिछले ही साल महसूस कर लिया था। तो उसी समय ये बात हो रही थी, बैठ करके मीटिंग हम लोगों ने की, और यही हुआ कि इसका एक ही रास्ता है कि बराज बन जाए। तो हमने उसी समय कहा कि एकदम बिल्कुल प्रस्ताव लाइए, और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया, और कहां पर कैसे बनेगा ये सब करवा लिया, और अंत में ला करके इन लोगों ने प्रस्ताव दिया, जिसको स्वीकृति मिली, और अब टेंडर हो गया, अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। तो उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है। डीबी कॉलेज परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कमला बराज का शिलान्यास किया। पहली योजना मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण कार्य का कार्यारंभ। जोरदार तालियों के साथ क्षण का अभिनंदन कीजिए। और दूसरी जो योजना है, कमला बलान बाया एवं दाया तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज 1 का कार्य आरंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 405 करोड़ की लागत से बन रहे इस बराज से मिथिला की धरती पर हर साल आने वाली बाढ़ से राहत मिल सकेगी। इससे सीमांचल के किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटेगी, क्योंकि बाढ़ का सबसे ज्यादा असर स्थानीय किसानों और फसलों को ही होता है। ऐसे में अगर बराज बनकर तैयार हुआ तो कमला नदी का पानी अपने तटबंधों को तोड़कर खेतों में नहीं समा पाएगा।
अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, ये रहता है तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो हम लोगों ने किया, तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। बराज से मधुबनी के कई प्रखंडों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से कमला नदी पर बराज की मांग की जा रही थी, लेकिन दशकों बाद अब जाकर मिथिला वासियों की ये मांग पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2020 में कमला नदी पर बराज बनाने का वादा किया था। अब उन्हीं की पहल पर इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके पीछे सीएम के सिपह सालार संजय झा का अथक परिश्रम है। संजय झा के प्रयासों से ही कमला नदी के पानी को कंट्रोल करने की ये मुहिम जमीन पर उतरती दिख रही है। उम्मीद है यह प्रोजेक्ट समय से पूरा होगा और मिथिलांचल में बाढ़ के रूप में हर साल आने वाला दर्द खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए कमला नदी पर 1970 में वीयर का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह वीयर जिस क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया था वह बेमानी हो चुकी है, क्योंकि 2019 में आई बाढ़ ने इसकी कलई खोल दी थी। तभी मिथिलांचल के लोगों ने मुख्यमंत्री से बराज बनाने की मांग की थी और इसके बाद पिछले साल इसकी घोषणा हुई और इस बराज का निर्माण पूरा होने के बाद जिले के कई प्रखंडों को सीधा फायदा होगा। आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है इस बराज की खासियत। कमला नदी मिथिलांचल की आस्था और संस्कृति की वाहक है। ये नदी नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है और मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में आकर भारत में प्रवेश करती है। नेपाल की तराई सीमा बिहार से आकर मिलती है और यही वजह है कि बिहार को अनगिनत छोटी बड़ी नदियों की सौगात मिली है। नदी का मैदानी इलाका फसलों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें आने वाली बाढ़ क्षेत्र के लोगों का सुख चैन छीन लेती है। हालांकि इस नदी में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। इसकी रोकथाम के उपाय पहले भी किए जाते रहे हैं, पर अब तक हर साल आने वाली बाढ़ का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जा सका है। लेकिन अब कमला बराज से यहां आने वाली बाढ़ पर हमेशा के लिए लगाम लगाई जा सकेगी। दरअसल पहाड़ी नदी होने के कारण कमला अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लेकर आती है और ये गाद नदी की तलहटी में बैठती जाती है। इस कारण नदी उथली होती जाती है और बरसात के दिनों में नदी का पानी किनारों को तोड़कर पास के इलाकों में प्रवेश कर जाता है। 13 जुलाई 2019 को ऐसी ही भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई और खेती किसानी को भी भयंकर नुकसान हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई 2019 को इलाके का दौरा किया था। तब स्थानीय लोगों ने कमला नदी पर बने वीयर को बराज में परिवर्तित करने की मांग की थी। इसके बाद 24 जून 2020 को वीयर की जगह बराज के निर्माण की घोषणा की गई, जिसके बाद 17 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बराज का शिलान्यास किया। योजना मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण कार्य का कार्यारंभ। जोरदार तालियों के साथ क्षण का अभिनंदन कीजिए। और दूसरी जो योजना है कमला बलान बाया एवं दाया तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज 1 का कार्य आरंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अब तक कमला नदी पर बने वीयर में मुख्य तौर पर 2 समस्याएं हैं। इसमें पहली है बाढ़ आने पर वीयर के अपस्ट्रीम में भारी मात्रा में सिल्ट का जमा हो जाना। अपस्ट्रीम में सिल्ट जमा होने से वीयर का फॉलिंग शटर जाम हो जाता है। पानी घटने पर सिल्ट को हटाकर फॉलिंग शटर को उठाना पड़ता है।
इस प्रक्रिया में कई दिनों तक नहर में पानी का प्रवाह कम हो जाता है। इस कारण वियर से निर्धारित क्षमता के अनुरूप सिंचाई का काम नहीं हो पाता। अब दूसरी समस्या। दरअसल कमला वियर का निर्माण कमला नदी के अधिकतम जलस्राव 1,40,000 क्यूसेक पानी के आधार पर किया गया था। 2019 में वियर साइट पर लगभग 2,19,700 क्यूसेक अधिकतम जलस्राव हुआ। इन दोनों समस्याओं को देखते हुए कमला वियर के पॉन्ड लेवल को ऊंचा कर अत्याधुनिक बराज के निर्माण की योजना है। पॉन्ड लेवल ऊंचा करने से यहां अधिक पानी रोका जा सकेगा। इससे पानी का समुचित प्रबंधन होगा। बरसात के बाद नदी में बैठी गाद के कारण इसकी दो मुख्य नहरों कमला पूर्वी और पश्चिमी में पानी की कमी हो जाती है। इसे देखते हुए बराज को आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। बराज की कुल लंबाई 550 मीटर है, जिसमें गेट की संख्या 36 होगी। बराज का क्रेस्ट लेवल 67 मीटर का होगा, जिसमें उच्चतम जल स्तर 69.90 मीटर होगा। कमला पूर्वी मुख्य नहर और पश्चिमी मुख्य नहर से मधुबनी जिले के 7 प्रखंडों के 29,559 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद कुल 44,960 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। जिले के जयनगर, लदनिया, बासोपट्टी, खजौली, कलुआही और हरलाखी समेत अन्य प्रखंड लाभान्वित होंगे। साथ ही किसानों की समस्या का स्थायी निदान हो सकेगा। पूर्वी और पश्चिमी नहरों में पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए बराज में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इससे मिथिलांचल के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। 405 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट में कई खास चीजें होंगी। इसके तहत कमला बलान के दाएं और बाएं तटबंध पर सड़क का निर्माण किया जाएगा। लगभग 325 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की योजना है। इससे मिथिलांचल के लोगों को बड़ा लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मिथिलांचल में विकास का खाका खींचने से सरकार को सीधा फायदा है और इसके पीछे है मिथिलांचल का सियासी समीकरण। आइए आपको बताते हैं क्या है मिथिलांचल की सीटों का गणित। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन मिथिलांचल को लेकर उनकी विकास की रणनीति अलग ही दिखती है। इसके पीछे मुख्य वजह है चुनावी गुणाभाग और सीटों का समीकरण। मौजूदा विधानसभा में भी उन्हें मिथिलांचल से 40 से ज्यादा सीटें मिली हैं। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जीत के बाद उनका ये भरोसा और बढ़ा है। आइए अब आपको मिथिलांचल के सीटों का गणित समझाते हैं। दरअसल मिथिलांचल में 60 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 40 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। जाहिर है ऐसे में मिथिलांचल को भी सरकार से उम्मीदें ज्यादा हैं। कमला बराज और विकास के ऐसे ही दूसरे कामों से इन 60 सीटों पर सीधा असर होगा। यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मिथिलांचल में जिलेवार एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मधुबनी जिले के बारे में, जहां कमला नदी पर बराज का तोहफा दिया है सरकार ने। मधुबनी में 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जेडीयू का कब्जा है, जबकि मधुबनी सदर की सीट पर आरजेडी का कब्जा है। सीतामढ़ी की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन काबिज है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 2 सीटें मिली हैं। शिवहर सीट पर आरजेडी का कब्जा है। दरभंगा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 में 6 सीटों पर जेडीयू गठबंधन का कब्जा है, जबकि 5 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में हैं। वैशाली जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में 4 सीटें आरजेडी के पास हैं, जबकि मात्र 1 सीट बीजेपी के पास है और 2 सीटें जेडीयू के खाते में, जबकि 1 सीट एलजेपी के पास है। कमला बराज को सीएम का रिटर्न गिफ्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नवंबर महीने में कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जेडीयू को जीत मिली है। इस उपचुनाव की जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्री संजय झा के कंधों पर थी, जो मिथिलांचल से ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस उतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लंबे समय से जिस एथेरियम 2 का इंतजार था वो अब लगभग तैयार हो गया है। एथेरियम के को फाउंडर वितनिक बट्री ने सोमवार को इस लैंडमार्क अपग्रेड को हासिल करने के लिए एंड गेम रोड मैप की रूपरेखा साझा की। माना जा रहा है कि इस अपग्रेड से एथेरियम ज्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल होगा। 27 वर्षीय बट्री ने एथेरियम 2 के ब्लॉक उत्पादन से जुड़े सभी पहलुओं का हल ढूंढ लिया। हालांकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड क्लॉक प्रोडक्शन के मुद्दे को संबोधित नहीं किया क्योंकि नेटवर्क स्केलेबिलिटी की दिशा में काम करता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की बात भी कही जो कम संसाधनों पर आधारित हो और जिससे यूजर्स खुद ही बड़े सस्ते दामों पर ब्लॉक वैलिडिटी की जांच कर सके। लेटेस्ट ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार मई में चीन ने माइनर्स पर जो कार्रवाई की उससे आखिरकार अब वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट उभर गया है। बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध से ठीक पहले इसकी टोटल हैश रेट प्रति सेकंड रिकॉर्ड 180.666 मिनट के आसपास थी। फिर चीन ने माइनिंग को अनप्लग करने और विदेश जाने, ऑपरेशन बंद करने या भूमिगत होने के बाद ये रेट जल्द ही गिर गए। इनमें से कुछ माइनर्स रसिया और कजाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये दो देश बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन में वर्ल्ड्स नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। कई बिटकॉइन माइनर्स यूएस चले गए और अमेरिका भी टॉप 3 माइनिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। हालांकि शुक्रवार को ब्लॉकचेन ने जो जानकारी दी कि प्री बैंड टोटल हैश रेट अब पूरी तरह से उभर गया। 181.774 मिनट के साथ उसने स्प्रिंग लेवल्स को भी पार कर लिया। नए ग्लोबल रिसर्च में पाया गया कि लगभग 40% क्रिप्टो ओनर्स प्राइमरी बैंक से ऐसे बैंकों में स्विच हो सकते हैं जो क्रिप्टो प्रोडक्ट ऑफर करते हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीजा ने ग्लोबल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस शुरू करने की घोषणा की, जो वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के तहत डिजाइन किया गया, जिससे क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपनी क्रिप्टो जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रिप्टो पेशकश के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने या बनाए रखने के लिए उत्सुक है या फिर एनएफटीज में डील करने को लेकर रिटेलर्स या सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन सब के लिए क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना सबसे पहले जरूरी है। 60 से अधिक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर काम कर वीजा के कंसल्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स बखूबी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मदद ले सकते हैं। वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के ग्लोबल हेड कार्ल रटस्टीन ने कहा कि पिछले साल के तुलना में क्लाइंट्स माइंडसेट में इस बार काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब क्लाइंट क्रिप्टो को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट रोड मैप बनाने की दिशा में आगे आ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड हो। दरअसल दुनिया के अलग अलग फाइनेंस बॉडीज ने इस बात पर चिंता जताई कि कहीं बढ़ते क्रिप्टो सेक्टर में डिजिटल एसेट्स की वजह से सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क ना बढ़ जाए। इसी के चलते आईएमएफ ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के लिए एक सक्षम वातावरण की जरूरत भी है। अपने ब्लॉग पोस्ट में आईएमएफ ने लिखा कि इसके लिए देशों को अपने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एक्सचेंजर्स या फिर P2P प्रोवाइडर्स को ऑथराइज करना होगा। आईएमएफ ने अपने उभरते बाजार और विकासशील देशों में संबंधित क्रिप्टोआइजेशन पर भी चिंता जताई, जहां क्रिप्टो करेंसीज नियमों और प्रतिबंधों को दरकिनार कर घरेलू मुद्रा की जगह ले सकती है। आईएमएफ ने यह भी सिफारिश की कि क्रिप्टो के संपर्क में आने वाले वित्तीय संस्थानों को जोखिम की सीमा, इन्वेस्टर और सस्टेनेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जैसी बातों का भी ध्यान रखना होगा। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।